Okay, so ये था introduction का part of chapter number 7. Okay, this chapter we are doing accounting audit related party transactions bridging mechanism. तो इसका introduction का part ये वाला पार्ट था कि इंट्रोडक्शन क्यों हुआ। तो कई फ्रॉड्स हो रहे थे, अकाउंट्स के फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे थे, एंड दैट्स व्हाई द नीड वाज फेल्ट। इनफैक्ट 89, 90, 90, 91 के आसपास यूके में बहुत सारे कंपनीज का वाइंडिंग अप फाइल हुआ था, बैंक्रप्सी। वो एक फेज था जिसको हम लोग बैंक्रप्सी ऑफ द वर्ल्ड याद करते हैं। सो एज अ रिजल्ट कैडबरी कमिटी तब बनी थी। It was a long back recommended auditors effectiveness, setting up an audit committee, provide financial oversight, strengthen financial reporting for improved disclosures. 2013 Act and SEBI ODR provides various provisions for strengthening financial standards, account auditing standards, mandatory internal audit, secretarial audit, rotation of auditors and NFRA. So काफी सारी चीजें इसी तरह से डेवलप हुई थी gradually. Okay, and why we needed a financial reporting standards, why there was a need. Okay, so better financial standards that was required to reduce the scope and management of the auditor's discretion in preparing financial statement. देखो पहले क्या होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह नहीं थे, तो ऑडिटर अपनी मर्जी के हिसाब से चीजें ड्राफ्ट करता था। हर कंपनी की बैलेंस शीट अलग दिखती थी, उसका स्टैंडर्ड टाइप एक ही होता, लेकिन जब आप अंदर स्टडी करते तो हर कंपनी की बैलेंस शीट अलग थी। सो इन दैट वे ऑडिटर्स अपने हिसाब से ड्राफ्ट करते थे, चीजें अलग दिखती थी। गवर्नमेंट ने उसको स्टैंडर्डाइज करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चला था। समवेयर अराउंड 2006 के आसपास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे, जो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपलसरी था और पढ़ाया जाता था, वो सब शुरू हुआ। तब उसके बाद 2014, that is 2014 and 15 के आसपास IFRS आया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसको IFRS बोलते हैं। IFRS आने के बाद स्टैंडर्ड्स ने एक नया रूप लिया, बिकॉज अब हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करने लग गए थे। ओके, सो with the tune of the global trend, adopting international financial standards and reporting language has facilitated convergence of the accounting standard with IFRS. तो हुआ क्या, हमने IFRS से जो इंडिया में सूटेबल स्टैंडर्ड है वो उठाए, इसलिए आज सीए के स्टूडेंट दो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, इंड एएस, एएस। There are two standards to study. Okay, now a recommendation for you all. अगर आप फ्यूचर में कंपनी में जॉब ही सोच रहे हो, that is my future is in company, I will be working in the secretarial or some other department, तो डेफिनेटली इंड एएस या एएस जो भी उस कंपनी को लगता है उसकी बुक अपने टेबल पे रखना, और उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स क्या है, कौन से स्टैंडर्ड उनको लगते हैं, उनके बारे में रीड करके रखना, क्योंकि वो डिस्क्लोजर्स आपके सेक्रेटरियल और अदर डिस्क्लोजर्स में काम आते हैं। ओके, व्हाई? बिकॉज व्हेन यू रीड इट यू कम टू नो कि अच्छा इसने रिपोर्टिंग ऐसे क्यों की है, देन यू कम टू नो इट बेटर, रादर देन उसने बोल दिया आपने मान लिया, तो ये काम नहीं चलेगा। सो यू ऑलवेज शुड हैव अ बुक ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन योर डेस्क, एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रिपोर्टिंग है तो ऐसी क्यों है, अगर ये सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग है तो ऐसी क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, so that when you are handling your own work you will be taking care of it. Clear? So वो बुक आपको definitely help करती है। So आप जिस कंपनी में हो, find out the accounting standards applicable to Ind AS या AS and keep a book of that. तो आपको फाइनेंस समझ में आने लगेगा कि कंपनी में रिपोर्टिंग चल क्या रही है। It's very useful. Okay, and these convergent accounting standards are called Ind AS. The accounting standard means accounting standard as addendum, and Section 133 provides the central government has required a standard by ICAI and NFRA. तो याद रखना हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी AS हमें ICAI देता है, लेकिन इंड AS NFRA कंट्रोल करता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA वो कंट्रोल करता है। So as a result, NFRA in consultation with ICAI central government accounting standards बताता है कौन कौन से standards होने चाहिए, क्या क्या उसकी requirements है, कैसे कैसे उसको cover किया जाता है, तो that is how it is controlled। ठीक है, clear? अब आता हूँ ये accounting standards एग्जाम्स के हिसाब से अपने को कितना पार्ट, that is हमें AS कब कहाँ लगता है वो समझना है। ठीक है, सो आगे का पार्ट वहीं से शुरू होगा।
So I will be explaining you from there. चलो ठीक है. So Indian accounting standard as notified in 133 have been formulated in keeping the economic and legal requirements as to convergence with the IFRS. So जैसे global village आज develop होते जा रहा है, globe is coming closer and closer. As a result, अब accounting standards सिर्फ इंडिया के नहीं चलेंगे. You need to have a global accounting standards जो widely accepted हो सब जगह. That is what the need is coming into picture. And the Companies Act in several sections have taken cognizance of Indian accounting standards, which are standards convergence with the IFRS. So yes, Companies Act does promotes Ind AS. Okay, more disclosures required in Ind AS as compared to AS because वो IFRS international था. याद रखना हमने सारे नहीं उठाए हैं, हमने वो relevant उठाए जो इंडिया को applicable है. And the new standard emphasizes a fair value and transparency that will go a long way for this. So that's why you have two standards, as you can see. एक है Indian Accounting Standards 2015, एक है AS 2006. हमारे पास दो rules हैं. Clear? And Regulation 48 भी उसके बारे में बातचीत करता है. So Regulation 48 of SEBI LODR provides that listed entity shall comply with the applicable accounting standards. ठीक है. अब ये रूल 4 की रिक्वायरमेंट क्या है और ये कैसे एप्लीकेबल होगा? आपकी कंपनी को जो एप्लीकेबल होगा उसके साथ. हाँ, वही मैं बताने लगा हूं रूल 4 के थ्रू. सो रूल 4 अपने को बोलता है कि कब आपको AS या IND AS लगेगा. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड IND AS एंड AS कंप्लायंसेस कब क्या लगते हैं. So now we are understanding, let's say, Ind AS compliances. Ind AS compliances. Ind AS की compliances जो है वो शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2015 से. ओके, तो 2014 में जो भी कंपनीज थी उनको आइडेंटिफाई करो और 2015 से लगेगा. गवर्नमेंट ने क्या बोला? 1 अप्रैल 2015 से जो भी लिस्टेड कंपनी होगी, फॉर लिस्टेड कंपनीज, for listed companies only which has greater than or equal to rupees 500 crores, which has greater than or equal to rupees 500 crores net worth. Okay, so अपने आप को बैक डेट हिस्ट्री पे ले जाओ, 1 अप्रैल 2015 पे खड़ा करो. उस दिन पहली बार Ind AS लगा था. सबको नहीं, सिर्फ उन्हीं लिस्टेड कंपनीज को जो 500 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ रखती है. ओके, जो 500 करोड़ के ऊपर का नेटवर्थ रखती है. सो एक बार एप्लीकेबल, इररिवोकेबल हो जाता है वो. ओके, सो Ind AS का ये फेस हुआ. अब 1 अप्रैल 2015 के बाद आप एक साल और आगे चलो, 1 अप्रैल 2016 पे आते हैं. यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट फेज शुरू किया. पहले उन्होंने जस्ट एक एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से प्रोटाइप पे एप्लीकेबल करके देखा, फिर उसके बाद उन्होंने फर्स्ट फेज शुरू किया. सो दैट वाज फेज 1. on or after the 1st of April 2016. So 1 अप्रैल 2016 के बाद से क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो भी लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे है, ओके, सो दैट मींस लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंजेस इन इंडिया. ठीक है. अच्छा, आउटसाइड इंडिया कवर करेगा? विल इट कवर आउटसाइड इंडिया? लिस्टेड आउटसाइड इंडिया. ओके, तो इंडियन कंपनी लिस्टेड आउटसाइड इंडिया उसको भी कवर करेगा. सो लिस्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया.
इन अदर वर्ड्स आप लिस्टेड हो, ओके। या फिर अगर किसी को लिस्टिंग करनी है और इंटेंडेड टू बी लिस्टेड, ओके सर, ये इंटेंडेड टू बी लिस्टेड कैसे मालूम पड़ेगा? एग्जैक्टली, लिस्टिंग के लिए स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं, दैट्स कॉल्ड इंटेंडेड। एंड हैज नेट वर्थ greater than or equal to rupees 500 crores, ओके। सो जितने भी लिस्टेड एंटिटी है जिसका 500 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ है, उन लोगों को अब कंपल्सरीली 1 अप्रैल 16 से इंड एस ही लगेगा। पहले था एग्जैक्टली तो पहले क्या किया, 1 अप्रैल को सिर्फ इंडियन लिस्टेड कंपनीज को लगाया, फिर गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस बनाई और अब उन्होंने क्या किया, लिस्टेड कंपनी को तो लगेगा ही, अब गाइडलाइन में एक और चीज, अनलिस्टेड कंपनीज को भी लगेगा। तो यहां पे आया पॉइंट बी कि अनलिस्टेड कंपनीज जो है, अनलिस्टेड कंपनीज जो है जिसका नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू रुपीज 500 करोड़ है, उनको भी लगेगा। तो किया क्या, ऊपर वाला जो लिस्टेड वाला गाइडलाइंस था वो नीचे लेके आए, तो उनको तो लगेगा प्लस इनको भी लगेगा, ओके। प्लस उन्होंने क्या किया, इन कंपनीज की कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर्स जो रहेंगे उनको भी लगेगा। सो होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज of above companies, ठीक है। सो इन कंपनी की जो भी होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर्स वगैरह रहेगी उनको भी लग जाएगा, बराबर, क्लियर। अब इसके बाद ये 1 अप्रैल 2016 को बनाया, 16 से चले 17 था, 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने सेकेंड फेज इंसर्ट किया, दैट वाज फेज 2, that is on or after 1 April 2017, ठीक है। सो आइडियली अभी जितने भी 500 करोड़ के ऊपर नेटवर्थ वाले सबको लग गया, बराबर, सारी लिस्टेड कंपनीज को, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 500 करोड़ के ऊपर वाले तो लग चुके हैं, तो अब बचे कौन लिस्टेड में, जो 500 करोड़ से नीचे हैं, अब 1 अप्रैल 17 से उनको लगेगा। सो listed on stock exchange in India or outside India or intended to be listed and net worth less than rupees 500 crores। सो आप लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज पे, आप लिस्टिंग करना चाहते हो स्टॉक एक्सचेंज पे और आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, तो ये आपको भी लगेगा, ओके फाइन। ये बात भी कर दी। इसके साथ साथ ये भी बोला कि अनलिस्टेड कंपनीज, पहले 500 करोड़ के ऊपर था, बराबर, अब जो भी 500 करोड़ से कम है उसको लगेगा, प्रोवाइडेड वो 250 करोड़ से कम ना हो। सो आज के बाद, इस 1 अप्रैल 17 के बाद से अब ये अनलिस्टेड कंपनीज को भी लग रहा है। अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी वाली, जिसका नेटवर्थ
equal to or more than rupees 250 crores, and net worth is less than rupees 500 crores. So इसको भी अब ये लगेगा इंड एस, ठीक है। और इसके साथ बचा कौन, तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, उन सबको भी लगेगा। तो इनके साथ जुड़ी हुई होल्डिंग सब्सिडी, तो दैट मीन्स एनी होल्डिंग, एनी सब्सिडरी, एनी जॉइंट वेंचर, ओके, और एसोसिएट कंपनीज, of above company, ठीक है, उनको भी लगेगा। क्लियर? फिर एक चीज क्लियर कर दी गई, जो एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, जिसको आज हम लोग आईजीपी प्लेटफॉर्म बोलते हैं, उस टाइम पे आईटीपी प्लेटफॉर्म बोलते थे, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और ऐसी कंपनी सिर्फ लिस्टेड है पर पब्लिक इशू नहीं निकाला है, तो उनको ये नहीं लगेगा, क्योंकि लिस्टेड बोल तो दिया, पर इफ यू आर लिस्टेड विदाउट अ पब्लिक इशू यू विल नॉट बी कवर्ड बाय दिस, ठीक है। सो वो पॉइंट भी क्लियर कर दिया था, दैट नोट SME listed entity on ITP platform without public issue So SME listed entity on the ITP platform without a public issue are not covered in above. Not covered in above. Okay, clear? ये था 1 अप्रैल 2017, उस दिन का था। चलो अब हिस्ट्री पे फॉरवर्ड, दैट इज 2022 की तरफ थोड़ा और आगे आते हैं। तो अब आए 1 अप्रैल 2018 को, 17 से एक साल और आगे। 1 अप्रैल 2018 को जब पहुंचे तो वहां पे एक नया फेज शुरू किया गवर्नमेंट ने, फेज 3, ठीक है, फेज 3, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। ओके, सो फेज 3 का शुरुआत हुआ। फेज 3 के शुरुआत में अब क्या क्या हुआ, गवर्नमेंट को ये बात रियलाइज हुई कि हमने लिस्टेड एंड अनलिस्टेड को तो कवर कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एनबीएफसीज कवर नहीं हुई। वो एनबीएफसीज आरबीआई गवर्न थी, तो वो आरबीआई के हिसाब से, बैंकिंग और आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से फाइलिंग कर रही थी, तो उनको एएस या इंड एएस की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं लग पा रही थी। तो अब एनबीएफसीज को कवर करना था, क्योंकि वो लोग काफी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, तो उनको कवर करने के लिए, एनबीएफसीज को कवर करने के लिए 1 अप्रैल 2018 से गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स में चेंज डाले, और उनको क्या बोला, जो भी एनबीएफसी 500 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ रखती है उसको इंड एएस लगेगा, बराबर, क्योंकि वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। 500 करोड़ तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्लियर? सो दैट्स व्हाट दे स्टार्टेड। They said that if a NBFC having net worth greater than or equal to rupees 500 crores, ठीक है, तो इसको लगेगा। एंड इस एनबीएफसी से जुड़ी हुई होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट
उनको भी अकॉर्डिंगली लगेगा। सो होल्डिंग subsidiary joint venture and associate company of NBFC above। सो इनको भी लगेगा बराबर। इसके बाद एक साल और आगे आए, दैट इज 2019 की तरफ, दैट वाज फेज 4, दैट वाज फेज 4, दैट इज फ्रॉम 1st April 2019। ठीक है, गवर्नमेंट ने देखा कि ऊपर एनबीएफसीज का सारे चीज आराम से बैठ गई है 500 करोड़ का, तो गवर्नमेंट ने एक चीज बोली कि जितनी भी लिस्टेड एनबीएफसीज है जिसका नेटवर्थ 500 से ऊपर है उसको अब ये प्रोविजन लगेगा 1st April 19 से। ओके, तो पहले ऊपर तो वो वैसे भी कवर्ड हो ही चुकी है, तो फिर भी गवर्नमेंट ने लिख दिया कि लिस्टेड एनबीएफसीज having net worth, ओके, लेकिन अब एक झटका दिया, लेस देन 500 करोड़ वाली। ऊपर क्या लिखा था 500 करोड़ से, अब लेस देन 500 करोड़। तो ऊपर लिस्टेड अनलिस्टेड सबको लग गया था क्योंकि उन्होंने वर्ड लिस्टेड अनलिस्टेड यूज ही नहीं किया, यहाँ पे एनबीएफसी वर्ड यूज किया था, तो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो 500 से ऊपर हो लग जाएगा। फिर अब यहां पे बोला ओनली लिस्टेड वाला जिसका 500 से कम है उसको लगेगा, ओनली लिस्टेड वाला जिसका 500 से कम है उसको लगेगा। ठीक है, सो लेस देन रुपीज 500 करोड़। ठीक है, और अनलिस्टेड का क्या होगा, ओके, तो वो भी क्लियर कर दिया। अनलिस्टेड का नेटवर्थ 250 से शुरू होगा एंड 500 करोड़ तक जाएगा। ओके, 250 से शुरू होगा एंड 500 करोड़ तक जाएगा। ओके, सो यहां पे अनलिस्टेड एनबीएफसीज को नेटवर्थ इक्वल टू और more than, equal to or more than rupees 250 crores but less than rupees 500 crores। So it's equal to or more than 250 crores but less than rupees 500 crores। Okay, clear, fine, चलिए। और बचे कौन, तो इसके होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर वो सब। तो होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी और एसोसिएट कंपनी ऑफ अबाव एनबीएफसीज। ओके, फाइन। तो ये सारी फेज शुरू हो गई। फेज शुरू होने के बाद क्या हुआ, एनबीएफसीज ने मिलके आरबीआई के थ्रू गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा क्लैरिफिकेशन डिमांड करने के लिए। सवाल ये था कि सर अगर मेरी होल्डिंग एनबीएफसी को एएस लगता है और मेरी सब्सिडरी को इंड एएस लगता है तो क्या करूं, और दूसरा मेरी होल्डिंग कंपनी को इंड एएस लगता है लेकिन मेरी सब्सिडरी को एएस लगता है तो क्या करूं। वो क्लैरिफिकेशन डिमांड की, तो सरकार ने उसके ऊपर फिर क्लैरिफिकेशन दी। ओके, तो उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। तो दैट वाज क्लैरिफिकेशन regarding
consolidated financial statement. Consolidated financial statement. Okay, so they issued the clarification regarding the consolidated financial statement. कब क्या कैसे, let's understand. क्लैरिफिकेशन इस बात में थी कि दो सेगमेंट ऑफ एंटिटी है सर. एक है एनबीएफसी जो पेरेंट कंपनी है, एंड दैट फॉलोज AS 2006. ओके, एनबीएफसी जो पेरेंट कंपनी है दैट फॉलो AS 2006. ठीक है. और दूसरा एनबीएफसी which is a parent company and that follows Ind AS. ओके. बाकी सब कंपनी के लिए तो जैसे सरकार ने बोला उन्होंने वैसे फॉलो करना शुरू कर दिया. हाँ, लेकिन उसका पार्ट उन्होंने कंपनीज एक्ट में कवर कर लिया था ना, सेक्शन 129. क्लियर. इनका एक इश्यू क्या था, ये आरबीआई में हो रहे थे कवर, तो इनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया. ठीक है. सो अगर आपकी एनबीएफसी पेरेंट कंपनी है और दैट पेरेंट कंपनी हैज टू फॉलो अ डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो कंसोलिडेशन में क्या ध्यान रखने का. सो सरकार ने बोला ओके, इफ योर पेरेंट कंपनी फॉलोज एएस देन द सब्सिडरी और subsidiaries or associate, okay, and JV companies shall provide financial information to parent, okay, shall provide financial information to parent NBFC to prepare CFS as per applicable AS. ओके. सो सरकार ने क्या किया, सरकार ने क्या बोला कि देखो तुम्हें इंड एस लगता है, तुम इंड एस फॉलो करो, सब्सिडरी तुम इंड एस फॉलो करो, लेकिन तुम्हारी होल्डिंग कंपनी को एएस बनाने की जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो दे दो, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से होल्डिंग कंपनी का एएस चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि इंड एस लगता ही नहीं है उसे. बराबर. सो इफ यू आर मोर देन 250 करोड़ यू फॉलो इंड एस, बट इफ योर होल्डिंग कंपनी इज लेस देन 250 करोड़ then don't force them to follow Ind AS. Okay. And ab ulta, the holding company is more than 250 crores, they follow Ind AS, but the subsidiary is less than 250 crores, they don't follow Ind AS. तो सरकार ने बोला ठीक है इसका उल्टा कर देते हैं. that means now the subsidiary subsidiaries or associate and JV companies shall provide financial information to parent NBFCs to prepare CFS
as per applicable Ind AS. ओके, सो जो Ind AS तुम्हें लगता है उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। क्लियर? ठीक है, फाइन। अब ये सब करने के बाद सरकार को ध्यान आया था एक बीच में एक फेज, हमारे पास एक और चीज है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक फेज निकाला था, दैट इज उनके लिए अलग से जैसे एक नोट तो 1 अप्रैल 2018 का जो फेज था, उसी फेज में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को भी कवर कर लिया था। सो दे सेड इफ यू आर अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, scheduled commercial bank. So if you are a scheduled commercial bank, from 1st April 2018 onwards, from 1st April 2018 onwards, okay, कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे? इन्होंने कहा आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट Ind AS के हिसाब से बनाना पड़ेगा। सो शैल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर Ind AS। तो इट वाज लाइक ओह इसमें 250 500 कुछ नहीं। आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो, आपको ये एप्लीकेबल है। इसमें कोई 250 कोई 500 कोई 100 वगैरह कुछ नहीं देखने का है। एंड इसके साथ साथ आपकी होल्डिंग सब्सिडी जॉइंट वेंचर जो कंपनीज है उनको भी कंपलसरी Ind AS लग जाएगा। सो होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, JV companies of scheduled commercial banks shall also prepare FS as per Ind AS। सो उन्हें भी कंपलसरी Ind AS लग जाएगा। क्लियर? सो ये भी डेटा अपने आप में जोरदार था कि अब शेड्यूल्ड बैंक्स को भी Ind AS लग रहा है। तो ऑलमोस्ट लाइक मार्केट में हर बड़ी एंटिटी या हर यू कैन से टॉप एंटिटीज को Ind AS लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद अगर जॉब ढूंढनी है ना, जिसको Ind AS लगता है उस कंपनी में ढूंढो, क्योंकि उसमें तुम्हें पगार भी अच्छी मिलेगी और एक्सपोजर भी। क्लियर? समझा? अब आते हैं दो पार्ट पे। यहां पे बार बार ये लोग पूछ रहे थे नेटवर्थ। ये नेटवर्थ होता क्या है और कैसे सब इसको अप्लाई करें? तो ये नेटवर्थ क्या होगा? व्हाट इज द नेटवर्थ? बोलो बोलो। कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, फिर माइनस करंट लायबिलिटी, करंट माइनस करंट फिक्स्ड कुछ तो माइनस, कुछ तो कर ही देते, कुछ तो कर देते माइनस। चलो इसी तरह फॉर्मूला बैठ जाएगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अच्छा तुम मीटिंग में नहीं हो, नहीं तो बॉस उठा के बोला गेट आउट। ओके, अच्छा नेटवर्थ मतलब कंपनी का वर्थ। कंपनी का वर्थ उसके शेयर होल्डर्स फंड से आता है, उसके रिजर्व से आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आता है। ओके,
एंड उसके साथ साथ अगर कोई और ऐसी चीज जो कैश फॉर्म में हो, जो उनको लाइबिलिटी साइड पे हो, मिली हो उस फॉर्म से, उसमें से आपसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशंस वगैरह सो है, वो निकाल देना, वो आपका नेटवर्थ है। दैट इज कंपनी अकाउंट, ठीक है। हाँ, अगर नेटवर्थ के हिसाब से प्रेफरेंसेस वगैरह देखो, वो इंक्लूड करना है, क्योंकि वो कंपनी के फंड्स में से है, भले ही उस रिडीमेबल है बट स्टिल इट इज इंक्लूडेड, ठीक है। बोरोइंग्स का सेगमेंट इंक्लूड करना है कि नहीं, सभी के हिसाब से बोरोइंग्स इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो हमेशा रीपेबल सेगमेंट में आता है, क्योंकि रिडीमेबल और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इंक्लूड करनी होती है। सो वहां पे अगर आपका बोरोइंग्स कन्वर्टेबल है तो फिर आप इंक्लूड करना, दैट्स व्हाट सेबी सेज, ठीक है। और एसेट साइड पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर करके आता है, जिसमें हम लोग प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशंस, पास्ट लॉसेस वगैरह बुक करते, वो निकाल देना। ये एक तरीका है। दूसरा आप कर सकते हो, जैसे इस कंपनी के एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो भी आपको नेटवर्थ मिल जाएगा, तो भी आपको नेटवर्थ मिल जाएगा। इट्स द सेम थिंग, और माइनस बोरोइंग्स आल्सो, ठीक है, फाइन। लेकिन हम जिस बात की ऊपर आ रहे हैं वो बात ऐसी है कि नेटवर्थ देखना कब से था, नेटवर्थ का कैलकुलेशन कौन से तारीख से करना था इंड एएस के लिए। ओके, इंड एएस अपने को लगना कब से शुरू हुआ, 15 से, बराबर बराबर। सो अपने को नेटवर्क देखना था 1 अप्रैल 2014 से शुरू होके 31 मार्च 2015 तक का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उस नेटवर्थ का कैलकुलेशन इस तरह से बिठाया कि व्हाट शैल बी द नेटवर्थ कैलकुलेशन, एंड दिस इज नॉट एनबीएफसीज, ये एनबीएफसीज के लिए नहीं है, अदर देन एनबीएफसीज। सो गवर्नमेंट ने बोला जो भी कंपनीज in existence on or before 31st March 2014, बराबर। ये कंपनीज अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे करेगी, तो इन कंपनीज के लिए नेटवर्थ के लिए इनको बोला गया that shall calculate net worth on basis of audited financial statement and other documents as on 31st March 2014 and comply with Ind AS. So अगर आप 2014 से पहले वाली कंपनी हो तो सरकार ने बोला ठीक है, फिर 1 अप्रैल 2015 से जो कंप्लायंस करना है उसको आपके स्ट्रक्चर में डालना 1 अप्रैल 2014 से ही शुरू कर दो, ताकि 1 अप्रैल 2015 से ये कंप्लायंस आपको लग जाए, ठीक है। सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि 15 से फुल टाइम लग जाएगा। सो जो भी कंपनी 2014 के पहले है, ओके, वो लोग काम करो। 1 अप्रैल 2014 से लेके 15 तक, 31 मार्च तक आपको एक फ्री पीरियड दिया है, उसको मैं एप्लीकेबल पीरियड नहीं बोल रहा हूं, आप अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लो। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 31 मार्च 2014 के बेसिस पे करो। लेकिन अगर आप 31 मार्च 2014 के बाद बने, मे बी लेट्स सपोज जुलाई 2014 में, 2018 में, 2020 में, अभी आई वाज रिसेंटली डूइंग बिजनेस डेटा रिसर्च, सो फ्रॉम 12th of February of 2020, एक मिनट, 2012, हाँ 12 February 2012 to 20th November 2022, पिछले 10 साल के आसपास का डेटा,
almost like 6.5 lakhs new companies have been registered, which are still active in status. 6.5 lakhs new companies registered, which are still in active status. So that's data which we got collected. So ये दिखाता है कि the company is still incorporating and इंडिया की ग्रोथ अच्छी चल रही है फिर तो. ओके, और रीजन वाइज डेटा वाइज हमने पूरा डेटा सेग्रीगेट किया है, रीजन वाइज कंपनी कितनी है. और मैं जो डेटा बात कर रहा हूँ, दीज आर ऑल अनलिस्टेड कंपनीज. लिस्टेड कंपनीज या और भी शायद हुई हो बाद में, तो वो चेक करना पड़ेगा. सो इससे एक चीज मालूम पड़ गया कि यहाँ पर काफी सारी कंपनीज बाद में आई है. स्पेशली कोरोना वाज अ टाइम विच प्रोमोटेड मेनी कंपनीज. हमने वो डेटा भी चेक किया पिछले 2 साल का. सरप्राइजिंगली दैट वाज अ फेज जहां पे आउट ऑफ 6.5 lakhs कंपनीज, नियरली 50% कंपनीज गॉट रजिस्टर्ड. So Corona was a time that made many people sit down, think about the business, okay, and you can say do the calculations, permutation combinations, और फिर उसको प्रमोट किया. तो मैं उन्हीं कंपनी की बात कर रहा हूँ जो 20 नवंबर तक एक्टिव है. So that's good phase. Okay. Now coming to the other part, that is जो भी कंपनीज अपना एग्जिस्टेंस 31 मार्च 2014 के बाद लेके आती है. सो कंपनीज which came into existence after 31st of March 2014. सो ऐसी कंपनीज के लिए रूल क्या है? वेल, उनको अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा. दे शैल कैलकुलेट द नेटवर्थ. सो उनको अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करना होगा बेस्ड ऑन ऑडिटेड FSOD, that is financial statement of the documents, on completion of financial year, as applicable, okay, and thereafter comply with Ind AS. Comply with Ind AS. ठीक है. सो उनको इसके बाद बनाना पड़ेगा. सो ये भी क्लियर कर देता हूं. द FSOD मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको डिटेल्स रेडी करना पड़ता है. एग्जैक्टली. क्लियर. वो एस्पेक्ट में आगे एग्जांपल से भी समझा देता हूं. एंड व्हाट अबाउट नेटवर्थ फॉर NBFCs? तो NBFCs को लगना कब शुरू हुआ था? ये 2018 से. तो इसका मतलब 2018 से पहले 2017. तो 2017 से पहले NBFCs को अनाउंसमेंट कर दी थी कि एक फ्री पीरियड देते हैं आपको, यानी 2016 तक आपका नेटवर्क कैलकुलेट करो. 16 से 17, ओके, हम आपको NBFC को किसी को Ind AS नहीं लगा रहे. ओके, 17 से 18 में आपको Ind AS लगना शुरू हो जाएगा और 18 से आपको कंपलसरी कंप्लाई करना पड़ जाएगा. तो हम इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम दिया था, ब्रीदर स्पेस. ठीक है. पर उनको इन्फॉर्म कर दिया था एडवांस में कि Ind AS आ गया है. बराबर. इसलिए CA के कोर्स में Ind AS आ गया स्टार्टिंग में बहुत हो रहा था और हर एक स्टार्टर अकाउंटेंट को बैठ के वापस से Ind AS पढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि काफी सारी चीजें अलग थी कंपैरेटिवली टू व्हाट वाज इन AS.
So it was a real time tough task. Okay, and many CA were facing problem because India's की जो language है वो American type of language है, so उसको correlate करना भी अपने आप में एक task हो जाता है. How do you Indianize it or what it intends, because उनका global level पे बनाने का कोशिश है, तो you cannot adopt every provision. Simple living example is model law, model bylaws of IBC. So look at the language. Language is a global parlance वाला, तो उसको adopt करना हमारे लिए task हो जाता है. Okay, so NBFCs के लिए NBFCs existing on or before 31st March 2016. Okay, so उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला they shall calculate net worth on the basis of financial statement other documents as on 31st March, okay, as on 31st March 2016, and comply with Ind AS. Okay, so they have to comply with Ind AS. And दूसरी की बात करूं, so that was NBFCs come into existence after 31st of March 2016. Okay, so उन NBFCs के लिए बोला गया shall calculate net worth on the basis of audited FSOD, financial statement other documents, on completion of financial year as applicable, and thereafter comply with Ind AS. Either on the basis of, अच्छा audited word नहीं लिखा, basis of 31st, यहाँ पे audited आएगा, audited. This has to be audited financial statement. Okay, clear? So इसके हिसाब से comply करना रहेगा. So ये तो हो गए थोड़े बहुत प्रोविजन बेस. अभी एक काम करते हैं, थोड़ा एग्जांपल लेके इस प्रोविजंस को थोड़ा बेटर समझते हैं. And whether Ind AS या is applicable.